गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सभी सेफ होंगे। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार ज्योग्राफी क्लास में। बच्चों, हम अपने पिछले क्लासेस में देख रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट और उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप में से बहुत सारे बच्चे विलेज में रहते होंगे। एक विलेज में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वही प्रॉब्लम्स हैं हमारे रूरल सेटलमेंट के भी। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। विलेज में कहीं पर भी टैप वाटर कनेक्शन नहीं होता है और लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी के लिए जाना होता है, स्पेशली इन माउंटेनियस रीजन और इन एरिड रीजन्स जहाँ पे बारिश कम होती है। तो ऐसे जगह पर पानी के लिए लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है पानी लेने के लिए, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ से भी वो पीड़ित होते हैं, जैसे कि कॉलरा हुआ, डायरिया हुआ। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ के लोगों के लिए। तो पहला प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में? सबसे पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्योंकि विलेजर्स को बिना पानी के वो कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो डबल प्रॉब्लम से घिरे होते हैं पानी की वजह से। या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन की वजह से फ्लड आ जाता है, या फिर बारिश नहीं होती है किसी साल तो वो ड्राउट से वो पीड़ित होते हैं। तो ड्राउट एंड फ्लड ये भी एक दोहरी समस्या है विलेजर्स के लिए, जिससे कि उनका सारा क्रॉप फेलियर हो जाता है। जो एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सीज़न होता है, अगर उस समय पे बारिश ना हो तो वो सीज़न का क्रॉप क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं होती है तो वो क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि उनका लाइवलीहुड ही उस पर डिपेंड होता है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम है जो कि बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ टॉयलेट। and garbage disposal. Absence of garbage disposal and toilet facilities, ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है विलेज में। विलेज में कहीं पर भी टॉयलेट नहीं होता घर के साथ अटैच, उनको टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता है। और जो कचरे हैं, जो गार्बेज है, वो भी डिस्पोजल, वो जो कचरा होता है उसको ले जाने के लिए वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, क्योंकि वो रूरल सेटलमेंट है। तो उसकी वजह से भी कचरा यहाँ वहाँ फैला होता है और इसकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियों से वो घिरे होते हैं इसकी वजह से। और जो घर बने होते हैं उनके, उसमें कोई वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती, और साथ ही साथ उनका जो घर होता है उसके साथ वो अपने कैटल्स को भी रखते हैं, और कैटल का फॉडर रखने के लिए भी, स्टोर करने के लिए भी उसके साथ वो स्टोर एक बना कर रखते हैं। तो घर जो बना होता है वो बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट में उनका घर बना होता है, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल। और एक थर्ड प्रॉब्लम है वहाँ के लिए, दैट इज़ अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड, ये कैसे उनके लिए प्रॉब्लम है?
जब कभी भी हैवी रेन है या फिर फ्लड है तो जो कच्चा रोड है वहाँ पर मेटल रोड नहीं होता, कच्चा रोड आसानी से डैमेज हो जाता है और उनको जो कनेक्ट करने के लिए तो रोड ही होता है जो सिटी से उनको कनेक्ट करता है, और इस तरह से वो सिटी से दूर हो जाते हैं और सारी फैसिलिटीज़ से दूर हो जाते हैं, और कोई भी जो उनको फ्लड के समय में कोई भी उनके लिए जो कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह करने में बहुत दिक्कत होती है और उन तक कोई भी सहायता पहुंच नहीं पाती है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है रूरल सेटलमेंट के लिए कि वहाँ पर जो रोड नेटवर्क है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मेटल रोड नहीं है, वहाँ पर अनमेटल रोड है, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी सर्विसेज में जब कोई बीमार हो जाता है, उनको सिटी तक हॉस्पिटल तक ले जाना है, तो ये सब समय में उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं हम लोग पुअर बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स, तो बिल्डिंग मटेरियल्स कैसे कौन से मटेरियल से विलेज के लोगों का घर बना होता है, रूरल सेटलमेंट में कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं? ज़्यादातर मड के घर होते हैं और वुडन घर होते हैं, थैच्ड रूफ होते हैं, जो कि हैवी रेन में आसानी से डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से वहाँ पर उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाता है। फ्लड आता है तो उनका पूरा घर डैमेज हो जाता है, लाइफ चली जाती है, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, साथ ही साथ उनका जो लाइफ स्टॉक है वो भी डैमेज हो जाता है। तो ये एवरी ईयर दे आर फेसिंग दीज आर प्रॉब्लम्स। और साथ ही साथ वहाँ पर स्कूल बहुत दूर होता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत पुअर होता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफ़ी किलोमीटर तक उनको पैदल चलना पड़ता है। साथ ही साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, काफ़ी दूर उनको जाना होता है। तो ये सारे हैं रूरल सेटलमेंट के प्रॉब्लम्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। और ये एक 5 मार्क्स के लिए ज़रूर ये आता है या कभी 3 मार्क्स के लिए आता है। तो आप लोग इसको देख सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, देन absence of toilet and garbage disposal, then unmetal road, then building materials, then poor infrastructure। एक फोर्थ जो हम फिफ्थ प्रॉब्लम है, that is poor infrastructure। ये फिफ्थ प्रॉब्लम हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, 5 प्रॉब्लम्स जो कि रूरल सेटलमेंट में रहने वाले लोग फेस करते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब तक हमने देखा रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। अब हम आएंगे अर्बन सेटलमेंट्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट हम कहते किसको है? अर्बन सेटलमेंट हम उनको कह सकते हैं, इसका बहुत सारा क्राइटेरिया है अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करने का, हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो चीफ ऑक्यूपेशन होता है अर्बन सेटलमेंट के लोगों का, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में वो लगे होते हैं, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, सर्विसेज में लगे होते हैं। और ये एक रिसेंट फिनोमिना है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि सिटीज़ में पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन सिटीज़, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तो ये एक रिसेंट फिनोमिना है। फर्स्ट जो मिलियन सिटी था दैट इज लंदन, वो 1810 में पहला जो मिलियन सिटी था वो लंदन था। और इसके बाद 1982 में 175 मिलियन सिटीज़ हो गए। और अब 2001 का ये सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 48% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो अर्बन है, मतलब अर्बन एरियाज में रहता है। तो अर्बनाइजेशन इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना स्पीड में बढ़ा है, इसका ग्रोथ कितना जल्दी बढ़ा है, कितनी जल्दी
अर्बनाइजेशन बढ़ा है। तो लोग, ये अर्बनाइजेशन बढ़ा क्यों है, अर्बन सेटलमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़े क्यों हैं? क्योंकि माइग्रेशन की वजह से, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे बड़ा जिम्मेदार इसका वही है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए रूरल एरिया से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आते हैं और अर्बन एरियाज़ के पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ भी स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, सब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सिटीज़ ग्रो हो रही हैं। तो ये एक नया फिनोमिना है जो कि अभी बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। तो हम क्लासिफाई करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। इसका क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी तुमको। सबसे पहला क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज पे इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं या फिर इसको अलग किया जाता है। पॉपुलेशन साइज हर कंट्री का अलग अलग है, हर कंट्री अलग अलग पॉपुलेशन साइज वाले सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट बताती है। जैसे कि रूरल सेटलमेंट कंपेयर टू अर्बन सेटलमेंट छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज, एंड अर्बन सेटलमेंट इज बिगर इन साइज। तो जो पॉपुलेशन साइज है वो भी अर्बन सेटलमेंट में ज़्यादा होता है। जैसे कि कोलंबिया में अर्बन सेटलमेंट के लिए पॉपुलेशन साइज होना चाहिए 1500। वैसे ही अर्जेंटीना में पॉपुलेशन साइज होना चाहिए 2000। किसी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट कहने के लिए अर्जेंटीना का एक सेटलमेंट है वो है 2000, तब हम उसको अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। वैसे ही यूएसए और थाईलैंड में 2500, कनाडा में 1000 और इंडिया में ये पॉपुलेशन साइज है 5000। अगर 5000 का कोई पॉपुलेशन साइज है तो दैट इज अर्बन सेटलमेंट, और वही जापान में 30,000। तो ये कंट्री का साइज, कंट्री का पॉपुलेशन, उस पर डिपेंड होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अर्बन सेटलमेंट। बिसाइड्स इंडिया में सिर्फ 5000 पॉपुलेशन ही नहीं होना चाहिए, इसके अलावा 4000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी भी होनी चाहिए, तब हम उसको अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। साथ ही साथ 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा होना चाहिए। तो हमारा सेंसस, जो इंडिया का सेंसस है, वो भी देखो मेल बायस्ड है। मेल पॉपुलेशन इसमें मेंशन किया गया है, इसमें वुमेन पॉपुलेशन या फीमेल पॉपुलेशन को मेंशन नहीं किया गया है। तो मेल पॉपुलेशन अगर 75% नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा हुआ है तो दैट इज अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस। और डेनमार्क और स्वीडन और फिनलैंड, देखो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पर, पॉपुलेशन का साइज़ इन कंट्रीज़ में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर 250% वाले सेटलमेंट को अर्बन पॉपुलेशन माना जाता है। तो हर कंट्री में पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें तो हर कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन साइज है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो बेस है दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेजर जो साइज है, इन एडिशन टू साइज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डिपेंड करती है किसी एरिया को अर्बन सेटलमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए। लाइक इन इंडिया 75% मेल वर्कर शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया में ये क्राइटेरिया बना हुआ है कि अर्बन सेटलमेंट हम तभी उसको बोलेंगे जब वहाँ पर 75% पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करती है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मतलब क्या है, ट्रेड में है, कॉमर्स में है, सर्विसेज में है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में है, तब हम उसे कहेंगे अर्बन सेटलमेंट। सेम इन इटली, ये सेटलमेंट इज कॉल्ड अर्बन इफ मोर देन 50% of its economically productive population is engaged in non-agricultural activities. इंडिया में 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल में होने चाहिए, वहीं पर इटली में 50% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड बेस है इसका एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी ज़रूरी है अर्बन एरियाज़ के लिए। एक अर्बन सेटलमेंट को हम तभी कहेंगे जब वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हों सारे डिपार्टमेंट्स के, और साथ ही साथ वहाँ पर इंडिया में अगर हम किसी को अर्बन सेटलमेंट कहते हैं तो वहाँ पर एनी साइज ऑफ सेटलमेंट इज़ कॉल्ड अर्बन इफ़ इट हैज़ म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल। वहाँ पर अगर म्यूनिसिपैलिटी है या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड है। कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है? ये वो कैंप है जहाँ पर मिलिट्री या आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, फोर्सेस को रखा जाता है, या फिर वहाँ पर नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, डिमार्केटेड लैंड है, तब हम उसको अर्बन एरिया कहते हैं। उसी तरह लैटिन अमेरिका में जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को अर्बन सेंटर कंसिडर किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो वो अर्बन सेंटर ही उसको कंसिडर किया जाता है, उसके पॉपुलेशन साइज को फिर नहीं देखा जाता। तो ये 3 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, और एक थर्ड बेस है लोकेशन। लोकेशन कैसा होना चाहिए अर्बन एरियाज़ का? लोकेशन को हम यहाँ पर लेंगे उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे कि एक हॉलिडे रिसोर्ट का जो फंक्शन है वो इंडस्ट्रियल टाउन के फंक्शन से टोटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे पाया जाने वाला जो भी चीज़ है, जो लोग एंगेज होते हैं जिस तरह की एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और उसी तरह एक स्ट्रेटेजिक टाउन है जो कि डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका जो लोकेशन है वो डिफेंसिव होना चाहिए, वो माइनिंग टाउन से बिल्कुल अलग होता है। देन उसी तरह माइनिंग टाउन का रिक्वायरमेंट क्या होता है? वहाँ पर वैल्यूएबल मिनरल्स डिपॉजिट मिलने चाहिए। और इंडस्ट्रियल टाउन, वहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर जनरली नीडेड लोकल एनर्जी सप्लाई और रॉ मटेरियल्स होने चाहिए इंडस्ट्रियल टाउन में। उसी तरह टूरिस्ट सेंटर है, अगर कोई टाउन टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेन सेंटर है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? सीनरी होनी चाहिए, अच्छी सीनिक ब्यूटी होनी चाहिए, या फिर मेरीन होना चाहिए, बीच होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अलग अलग टाउन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, उनका लोकेशन उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अपार्ट फ्रॉम साइज एंड सिचुएशन plays an important role in the expansion of towns. The urban center which are located on an important trade route have experienced rapid growth. जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं वो सारे जो भी इकोनॉमिक ट्रेड रूट के लोकेशन पे उनका लोकेशन है, उनका ग्रोथ हमने देखा है कि बहुत स्पीड में वो ग्रो हुए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अर्बन सेंटर्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? पहले के जितने भी सिटीज़ थे वो सारे सिटीज़ या तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हुआ करते थे, या फिर ट्रेड या इंडस्ट्री या डिफेंस, या उनका रिलीजियस इम्पोर्टेंस होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस आर एडेड। जैसे कौन से न्यू फंक्शंस आ गए हैं? रिक्रिएशन आ गया है, देन रेसिडेंशियल आ गया है, ट्रांसपोर्ट आ गया है, माइनिंग आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग आ गया है, और एक सबसे रिसेंट है दैट इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी ऐड हो गया है फंक्शंस में। तो अर्बन सेंटर्स बहुत सारे फंक्शन करते हैं, मल्टीपल फंक्शन करते हैं, और अभी उसमें और नए नए फंक्शंस और ज़्यादा ऐड होते गए हैं। In spite of town performing multiple functions, we refer to their dominant function. बहुत सारे functions करते हैं, लेकिन फिर भी हम towns को उनके कोई एक main dominant function के नाम से ही उनको हम जानते हैं, उनको हम explain करते हैं। Like जैसे कि we think of Sheffield as an industrial city. Sheffield जो कि लंदन का सिटी है, लंदन में है, तो वो इंडस्ट्रियल सिटी है,
वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी 19th सेंचुरी का वो सिटी है, बहुत पुराना सिटी है जो कि वो वर्ल्ड फेमस है अपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयरन एंड स्टील के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसको हम एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से ही हम उसको जानते हैं। वैसे ही लंदन इज़ फेमस फॉर इट्स पोर्ट, तो उसको हम पोर्ट सिटी के नाम से उसको हम ज़्यादा पहचानते हैं। वैसे ही चंडीगढ़ को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेट का कैपिटल है और यहाँ पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। उसी तरह से जो जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, लार्ज सिटीज़ हैव रैदर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस। बड़े बड़े जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, डाइवर्स फंक्शन होता है और बहुत सारे, बिसाइड्स ऑल सिटी आर डायनेमिक एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मे डेवलप न्यू फंक्शंस। दे आर ऑल डायनेमिक और धीरे धीरे वो और नए नए फंक्शंस को भी इंक्लूड करते जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। Most of the early 19th century fishing ports in England have now developed tourism। जैसे कि इंग्लैंड का जितने भी फिशिंग पोर्ट्स थे वो सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए, क्योंकि उनका लोकेशन की वजह से, उनका कोस्टल लोकेशन उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया। उसी तरह से जितने भी ओल्ड मार्केट्स हैं, पुराने समय के, अर्ली टाइम्स के जो भी सिटी में ओल्ड मार्केट्स हैं, वो सारे अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह से अर्बन फंक्शन जो है, अर्बन सिटीज़ के जो फंक्शंस हैं वो मल्टीपल हैं, डायनेमिक हैं और वो नए नए फंक्शंस को इंक्लूड करते जाते हैं। तो टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ये देखिए, टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। किस किस कैटेगरी में हम टाउन और सिटी को कैटेगराइज करते हैं? तो उसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन सा होता है, किसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बोलते हैं? जितने भी नेशनल कैपिटल्स हैं कंट्रीज़ के, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं। जैसे कि न्यू दिल्ली है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, वैसे ही कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, बीजिंग है चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, वाशिंगटन डीसी है अमेरिका का, यूएसए का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, तो और लंदन है इंग्लैंड का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो जितने भी कैपिटल होते हैं, नेशनल कैपिटल होते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं कंट्री के। और नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। तो ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स में जितने सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स, विनीपेग और कंसास सिटी, उसको हम एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन के नाम से वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो अपने रूरल एरियाज़ को, उनके प्रोडक्ट को एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करता है। तो उसको एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन की तरह से हम जानते हैं, उनका फंक्शन को जानते हैं। देन उसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स हैं लाइक फ्रैंकफर्ट और आम्स्टरडम। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है और आम्स्टरडम नीदरलैंड का सिटी है, टाउन है। तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स कैसे बने? यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक्स हैं, वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन सब का सेटअप है यहाँ पर। तो बैंकिंग और कॉमर्स के लिए ये बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह लार्ज इनलैंड सेंटर्स। इनलैंड सेंटर्स क्या है? इनलैंड पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जो कि ओशन में इनका लोकेशन नहीं होता, सी में लोकेशन नहीं होता है, बल्कि ये लैंड में लोकेटेड होते हैं और इनको कनेक्ट करता है कोई कैनल या फिर रिवर के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये इनलैंड लार्ज सेंटर्स हैं मैनचेस्टर जो कि इरविल रिवर पे बना हुआ है और ये आयरिश सी से कनेक्ट होता है
थ्रू मैनचेस्टर शिप कैनल से इसको कनेक्ट करता है। मैनचेस्टर शिप कैनल इसको आयरिश रिवर से आयरिश सी से कनेक्ट करता है। तो मैनचेस्टर एक इनलैंड पोर्ट है और उसी तरह से सेंट लुइस भी इनलैंड पोर्ट है। सेंट लुइस यूएसए का मिसिसिपी रिवर पे के बैंक में है ये सेंट लुइस पोर्ट। तो ये सारे इनलैंड सेंटर्स हैं। और ट्रांसपोर्ट नोड्स, ये वो नोड्स होते हैं जहाँ से सारे डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है। सब जगह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारे, या तो रोड ट्रांसपोर्ट हो चाहे तो फिर वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। जैसे लाहौर है पाकिस्तान का, बगदाद है इराक का, और आगरा इंडिया का, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन नोड की तरह से डेवलप हुए हैं। इनका फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना। तो ये वर्ल्ड के फेमस ट्रांसपोर्टेशन नोड की तरह से डेवलप हुए हैं। देन एक आता है कल्चरल टाउन, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। देन थर्ड वन इज कल्चरल टाउन। कल्चरल टाउन अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से फेमस होता है। यहाँ पे बहुत सारे ये प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम्स हैं। लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। पिलग्रिमेज का सेंटर है ये सारा पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि जेरूसलम है, जेरूसलम सारे यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम के लिए। ये इज़राइल में है जेरूसलम, उनका एक पिलग्रिमेज के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। उसी तरह मक्का है इराक में जिसका लोकेशन है। देन जगन्नाथपुरी है इंडिया में, उड़ीसा भुवनेश्वर के पास है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है ये। और उसी तरह वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है भगवान शिव का। तो वाराणसी एक बहुत पुराना कल्चरल हेरिटेज को लिए हुए है और एंशिएंट सिटीज़ में इन सब की गिनती होती है। तो ये अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारे सिटीज़ जो हैं वो फ्लरिश हुए हैं। देन इनका बहुत ज़्यादा रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है ये सारे सेंटर्स का। इसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अलावा बहुत सारे और भी फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं कल्चरल टाउन्स, लाइक हेल्थ एंड रिक्रिएशन। लोग अच्छा हेल्थ पाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। लाइक मियामी यूएसए में फ्लोरिडा में है ये एक बीच है मियामी बीच। जैसे उसी तरह से गोवा का पणजी है, लोग यहाँ पर भी बीच के लिए ये भी फेमस है। यहाँ पर लोग रिक्रिएशन, अपने एंजॉयमेंट के लिए, हॉलीडेज़ के लिए लोग यहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल टाउन्स भी हैं, लाइक पिट्सबर्ग, यूएसए का पिट्सबर्ग जो कि आयरन का ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेंटर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पिट्सबर्ग। तो वो फेमस है अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से। उसी तरह इंडिया का जमशेदपुर भी वैसे ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग में ब्रोकन हिल सबसे ज़्यादा फेमस सिटी में आता है ऑस्ट्रेलिया का। देन इंडिया का धनबाद जो झारखंड में है, ये सारे कोल डिपॉजिट हैं यहाँ पर, यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। देन अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेमस है सिंगापुर एशिया का इंटरपोर्ट पोर्ट है। एशिया में सभी जगह से जो एक्सपोर्ट के गुड्स हैं, सामान हैं, वो सिंगापुर के पोर्ट पे आता है और सिंगापुर से फिर वो डिफरेंट लोकेशंस में एक्सपोर्ट होता है। तो सिंगापुर इसलिए फेमस है, एक तो उसका लोकेशन ऐसा है, ट्रेड सेंटर है वहाँ पर, और वो ट्रेड रूट पर उसका लोकेशन है, ओशनिक रूट पर। तो वहाँ पर एशिया के सारे सेंटर्स से जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो वहाँ पहले आते हैं, फिर वहाँ से वो सारे जगह पर जाते हैं। और उसी तरह इंडिया में मुगल सराय जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन नोड की तरह से फेमस है। तो ये टाउन्स का क्लासिफिकेशन है जो कि अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कमर्शियल, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, देन कल्चरल टाउन। ये अपने नाम से ही इनका जो फंक्शन है वो पता चलता है। तो बच्चों, आज इसका सेकेंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है इस लेसन का। थर्ड पार्ट, एक और पार्ट है इसका,
वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस लेसन के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, और जितने भी टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स हैं वो बुक्स में आप पढ़िए, अपने बुक में उसको अच्छे से रीड करिए, पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आई कैन make you understand the lesson, and stay safe and stay healthy.